सिस्टम, ठीक है। और दोनों को मिला के हम लोगों ने बोला था क्या, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोला था, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट। पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे कि न्यूरल सिस्टम में कैसा मिलता है, देखो पॉइंट टू पॉइंट होता है और साथ साथ कैसे होता है, रैपिड होता है। क्या होता है, रैपिड कोऑर्डिनेशन। तो ये वर्ड अगर आता है कि ये कौन करता है, एंडोक्राइन की नर्वस सिस्टम, क्या बताओगे, एंडोक्राइन सिस्टम की नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है ये, पहले ध्यान रखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, तेज करेगा और एक्यूरेट करेगा, तेज करेगा और एक्यूरेट करता है कौन, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहां बात कर रहे हैं यहाँ पे एमंग ऑर्गन द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। कहीं जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है, ठीक है। देखो बट शॉर्ट लिव, और थोड़े समय के लिए होता है, फास्ट होगा और शॉर्ट लिव होगा। ये आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग लिव होता है कि शॉर्ट लिव होता है, क्या बताओगे, शॉर्ट लिव होता है। और कैसा होता है, फास्ट होता है। एज दिस द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑफ ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा नर्वस सिस्टम जो है वो सेल के अंदर चला जाए। जाता है, नहीं जाता। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, सेल के अंदर जाता है, नहीं जाता है, नहीं। तो वैसे कह रहे हैं कि जो नर्व होता है कभी सेल के अंदर इंटर नहीं करता है। कह रहे हैं कि स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड एंड दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन। तो यहाँ पे दूसरा जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसका नाम बताया था हार्मोन। तो सेल के अंदर कौन जाएगा, नर्व सिस्टम नहीं जाएगा, कौन जाएगा, हार्मोन जाता है। तो हार्मोन सेल के अंदर चला जाता है लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं जाता। देखो यहाँ पे नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी, देखो, ठीक है। एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अगर सेल को सेलुलर फंक्शन कंटीन्यूअसली काम करना है और नर्व फाइबर जा नहीं सकते तो प्रॉब्लम क्या है, तो कैसे कंट्रोल करोगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेलुलर लेवल पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेलुलर लेवल कंट्रोल करने के लिए हमें नर्वस सिस्टम चाहिए कि हार्मोन चाहिए, क्या बताओगे, हार्मोन, ठीक है। और ऑर्गन लेवल बात करो तो हम लोग क्या होगा, नर्वस सिस्टम भी करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी करेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, ठीक। देखो आगे, द न्यूरल सिस्टम्स एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है साथ में जो नर्वस सिस्टम होता है ये कंबाइंडली यहाँ पे जुड़ जाते हैं और बनाते क्या है, ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बुलाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं। अगला हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन, इसको देखो जरा, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन। देखो यहाँ पे हम अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन कहां से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं कि टिश्यू से निकलते हैं कि सेल से निकलते हैं, बोलो। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, टिश्यू से नहीं निकल सकता, नहीं, टिश्यू निकल सकता है, सेल से निकल सकता है, निकल सकता है, ठीक है, सेल से निकल सकता है भाई, ठीक है। सेल से भी निकल सकता है, टिश्यू से निकल सकता है और ऑर्गन से भी निकल सकता है, ध्यान रखना इसको, तीनों निकल सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हार्मोन ऑफ हार्ट क्रिया। देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम अभी आपकी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सेल भी इन्वॉल्व होगा और आपके जैसे आपको पढ़ा था हाइपोथैलेमस में, याद है, वहां भी कुछ सेल पाए जाते हैं जिसके सेल से हार्मोन निकलते हैं। देख यहाँ देखो, अब कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट, कह जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, मतलब क्या होता है, ये डक्टलेस होते हैं। पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसमें डक्ट नहीं होगा, तो इसका सिक्रेशन जाए कैसे, डायरेक्टली इसका सिक्रेशन ब्लड में चला जाता है। कुछ मैं जैसे मान लो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इससे जो सिक्रेशन निकलना होगा, हार्मोन निकले या कुछ भी निकले, तो कहाँ जाएगा, देखो कह रहे हैं इसका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली यहां से निकलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड से और कहां चला जाएगा, ब्लड में। पास में कुछ, क्या इनके बीच में कोई डक्ट है क्या, नहीं है, इसी वजह से इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये प्रॉपर डक्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये डक्ट पाया जाता है। देखो इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, यहां पे डक्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखो, ये ऐसे इसे पढ़ते थे, एंजाइम जो होता है कहां से निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो कह रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाया जाता है जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाए जाते। देखो तो डक्टलेस होता है। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन, इनके सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज इनटू द ब्लड
एंड ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज ए करंट साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलोज। अब इसी डिफिनेशन जो बताई थी उसको देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ये हार्मोन होते हैं, देखो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। क्या मतलब, देखो मतलब अगर इसको आप चाहो कि किसी हार्मोन का अगर लेवल कम हो तो उसको हार्मोन युक्त कोई डाइट हो उसको खा लो तो उससे हार्मोन बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि ये कभी आपका न्यूट्रिशन में नहीं मिलेगा, किसी न्यूट्रिशन को ले लो उससे हार्मोन मिल जाएगा कि इस न्यूट्रिशन खाने से ये हार्मोन मिलेगा, ये न्यूट्रिशन खाने से ये हार्मोन मिलता है। उसका रॉ मटेरियल हो सकता है लेकिन वो किसी न्यूट्रिशन से इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो पहले चीज बताया यहाँ पे देखो नॉन न्यूट्रिएंट है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर, इसका ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। दो होते हैं देखो, इंटरसेलुलर सेल के अंदर, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में। देखो ये मतलब इस सेल को प्रॉब्लम है तो क्या करेगी, इस पड़ोस सेल को बताएगी यार हमारे यहाँ कल चोर आया था। अच्छा कुछ चुराया? नहीं, मुस्कुराते हुए चला गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसने मैसेज को दे दिया। अब ये कह रहेगा अगर इसको भी लगेगा अच्छा ठीक हमारे यहाँ भी चोर आ सकता है, वही मुस्कुराते चला जाएगा, नहीं हो सकता है कुछ और कोई नुकसान कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक सेल को दूसरे सेल जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होगा, हार्मोन के द्वारा, क्योंकि न्यूरल सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। क्या न्यूरल सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है? देखो यहाँ पे सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड, ठीक है, नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम नहीं होगा कि एक सेल को इंफॉर्मेशन करने के लिए वो नर्वस सिस्टम का यूज करे। यहाँ किससे करेगा, हार्मोन से। ठीक, देखो ये एक सेल से दूसरे सेल में इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर, और अगर एक सेल के अंदर होगा, जैसे मान लो सेल है यहां से माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक को मालूम मैसेज दिया, इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। यहां देखो तो जहां इंटरसेलुलर लिखा है यहां पे कर देंगे वो इंट्रासेलुलर, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंटरसेलुलर है। देखो आगे एन आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, देखो यहां पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, लार्ज नहीं है। यहां क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में निकलता है नैनोग्राम में, किसमें, नैनोग्राम। ठीक, तो नैनोग्राम के ऑर्डर में होता है। हार्मोन लिखा हुआ है, जब सेल वाला टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने कि हार्मोन इज मेजर्ड इन नैनो यूनिट, किसमें, नैनो यूनिट, वहां पे नैनो यूनिट में इसको मेजर करते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम होते हैं। क्या समझ में आया, ये पहला पॉइंट नॉन न्यूट्रिएंट है, दूसरा क्या है इंटरसेलुलर मैसेंजर, और तीसरा है प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ये तीन ऑप्शन है, हार्मोन को तीन ऑप्शन बनाया गया है यहाँ पे। ठीक, हार्मोन इज या हार्मोन आर, पहला ऑप्शन दिस, दूसरा ऑप्शन दिस, तीसरा ऑप्शन ये। ठीक है, और या ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है हार्मोन के रिगार्डिंग। इसमें लिख दिया पहला ऑप्शन नॉन न्यूट्रिएंट्स है, दूसरा लिख दिया इंट्रासेलुलर, और तीसरा लिख दिया प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो ये गलत हो जाएगा इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये है कैसा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन खासकर ये बोल्ड लेटर यानी कि डार्क से लिखा गया है इसको। ठीक है, देखो आगे द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर्स ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। कह रहे जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा पोरीफेरा सिलेंटेटा, कह रहे कि इसमें क्या होता है, देखो कह रहे कि वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। कह रहे यहां भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है लेकिन कहीं बहुत ही सिंपल होता है। ठीक, यहाँ देखो विद फ्यू हार्मोन, ठीक है, इसमें जो है कुछ हार्मोन होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मोन नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे क्या इनवर्टिब्रेट में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होता है, जबकि हम लोग बॉडी में काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग बॉडी में कॉम्प्लेक्स है और इनवर्टिब्रेट में सिंपल है। ठीक, दूसरी बात करें बहुत ही कम हार्मोन निकालता है। ठीक, वेयर इज ए लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल्स एक्ट हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन। देखो क्या समझ में आया, फिर से देखो हमने क्या बताया, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, एंडोक्राइन सिस्टम की न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ठीक, दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूरल सिस्टम होता है कैसे होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, फास्ट होगा, और कैसे होगा, शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट और शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, और नॉन फाइबर की बात करें, क्या ये सेल के अंदर इंटर करता है, नहीं, सेल के अंदर इंटर नहीं करता है, या कह सकते हो कि एक सेल को दूसरे सेल को मैसेज नहीं देता है, तो कौन देगा, वो हार्मोन देगा। ठीक, यहाँ देखो हार्मोन। न्यूरो सिस्टम की बात करें यहाँ पे, और न्यूरो सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को ज्वाइंटली कंबाइन करके बताते हैं हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, डक्टलेस होते हैं, और इनके सिक्रीशन को हार्मोन बोला जाता है। और हार्मोन की यहाँ डिफिनेशन दी गई है कि ये हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, खाने से आपको इसको कमी के पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंटरसेलुलर मैसेंजर, और तीसरा हमारे पास प्रोड्यूसिन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और इनवर्टिब्रेट में भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है लेकिन काफी वो सिंपल होता है।
और कह रहे हैं बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट में वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक। देखो अब करें यहाँ पे कि जो न्यू डिसीजन कवर्स ए नंबर्स hormones secreted by the organized endocrine gland. Invertebrates possess very simple endocrine system with few hormone, whereas large numbers of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrate. क्या दोनों में डिफरेंस देखो, कह रहे हैं वर्टिब्रेट में लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल एक्ट हार्मोन, काफी ज्यादा अमाउंट में हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब हियर माय कुछ तो वर्टिब्रेट में काफी ज्यादा अमाउंट में, इनवर्टिब्रेट में काफी कम अमाउंट में, ठीक, और वो भी इनका कॉम्प्लेक्स होता है, उनका कैसा होगा, सिंपल होता है. नाउ द फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हमारे पास ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. देखो ये आपको दिया गया है एंडोक्राइन सिस्टम का एक थोड़ा सा डायग्राम. देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं. पहला दिया गया बच्चे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर बात करें, देखो एक हाइपोथैलेमस याद है आपको, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस. दूसरी बात क्या है, कौन कौन सी चीजों का ये सेंटर था याद है आपको, थर्स्ट का था, भूख प्यास ना, और सारे इमोशन, इसकी बात किया था. हाइपोथैलेमस खास में थर्मो रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो हाइपोथैलेमस की बात करें, पीनियल की बात करें, ये सब जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं. और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता था बताओ, कैसे बताया, जीएनआरएच. क्या बताया था, जीएनआरएच, ठीक. पिट्यूटरी की बात करें, पिट्यूटरी से काफी ज्यादा हार्मोन निकलेंगे पूरे. यहाँ पे 9 हार्मोन के बारे में जिक्र करेंगे. यहाँ पे देखो पिट्यूटरी हुआ, तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिनियल, ये ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे, देखो ब्रेन वाले पार्ट में, ठीक है, ब्रेन वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक. उसके बाद देखो यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड, फ्रंट पे थायराइड, पीछे बैक साइड पे पैराथायराइड, ठीक, ये हो गया. इसके अलावा कह रहे हैं कि जो पैराथायराइड, थायराइड जहां पे खत्म होता है, यहीं पे देखो थाइमस पाया जाता है. कहां पाता है, थाइमस, बिलो द स्टर्नम. स्टर्नम के जस्ट नीचे क्या होता है, लोब्ड ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं थाइमस, ठीक. उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या मिले, देखो आपको पेंक्रियास, ठीक. पेंक्रियास की बात करें तो ये एक्डोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी होता है. लेकिन बात करें 99% ये कैसा होता है, देखो एक्सोक्राइन. क्या होता है, एक्सोक्राइन. 99% होता है, 98 से 99% एक्सोक्राइन होता है. मात्र 1 से लेके 2% जो होता है ये होता है कौन, एंडोक्राइन होता है. क्या होता है, एंडोक्राइन होता है. और इसी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे है, जो सेल होते हैं बोलते हैं आइलेस ऑफ लैंगरहैंस. क्या बोलेंगे, आइलेस ऑफ लैंगरहैंस. इसमें 3 टाइप के सेल होंगे, अल्फा, बीटा और डेल्टा. जो अल्फा सेल होगा वो क्या निकालेगा, ग्लूकागॉन. बीटा सेल निकालेगा, क्या निकालेगा, इंसुलिन. और जो डेल्टा सेल होगा निकालेगा सोमेटोस्टेटिन. तो कह रहे हैं 1 से लेके 2% जो पेंक्रियास का पार्ट्स होता है वो एंडोक्राइन होता है. लगभग 99% कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है. इसे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, याद है, क्या निकलेगा, पेंक्रियाटिक जूस. यहाँ देखो पेंक्रियाटिक या माइलेज, ठीक. आगे देखो अगला हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड यहाँ बताया गया, किडनी के ऊपर दोनों साइड पे यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिल जाएगा. और मेल होगा तो वहां पे टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है. और जो ओवरी होता है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, ठीक. यहाँ देखो तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम बताए हमने यहाँ पे. अब देखो आगे इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड. यहाँ देखो क्या लिखा, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू. क्या देखो, डिफ्यूज टिश्यू सेल दिख रहा है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग. यहां पे जो दिया गया है डिफ्यूज टिश्यू, याद रखिएगा, डिफ्यूज टिश्यू यानी कि टिश्यू को मॉडिफाइड कर दिया गया है. तो डिफ्यूज टिश्यू हो या सेल है वो भी हार्मोन रिलीज कर सकता है. देखो तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू और सेल. तो टिश्यू या सेल जो होता है वो भी हार्मोन रिलीज कर सकते हैं. देखो लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड तो आएगा ही, साथ साथ में क्या आएगा, डिफ्यूज टिश्यू और सेल आ जाएगा. देख आगे देखो कह रहे पिट्यूटरी की बात करते हैं, यहाँ पे पिनियल की बात करते हैं, यहाँ पे थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, ठीक है, पेंक्रियास हो गया, पैराथायराइड और थाइमस. और गोनैड, गोनैड में क्या आ जाएगा, तो टेस्टिस मेल और ओवरी इन फीमेल. आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी. करेंगे इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन. एग्जांपल करें कुछ दूसरे जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकते हैं. ग्लैंड तो है ही है. देखो ऑर्गन यानी जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी की बात करेंगे. साथ में लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया. आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन. हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है डॉली, हार्ट से कौन सा निकलता है, हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है. सो गई लड़की, कहां गए थे तुम, इसने बताओ, हाँ कौन सा हार्मोन,
टाइम। संजना कहाँ गए, वो गई लड़की, बताओ। समरा, नित्या, लक्ष्मी, नेहा, यस एनफ। अब काम भी बता दो, वेसो कंस्ट्रिक्टर या डायरेक्टर? बस लड़की डायरेक्टर के दोनों कैसे हो जाएगा, दोनों कैसे हो जाएगा? वेसो डायरेक्टर होता है और ये कब काम करेगा, जब जेफआर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो डायरेक्ट कर देगा तो लुमेन चौड़ा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, एनएफ याद रखिएगा। ठीक, देखो आगे। और एनएफ किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, बोलो? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अगेंस्ट। ठीक, उससे अगेंस्ट में काम करता है। फिर देखो हम लोग बात करें ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन। देखो खैर, तो मतलब ये अगर आपसे पूछे कि हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, पहला ऑप्शन एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन डिफ्यूज टिश्यू और सेल, तीसरा ऑप्शन ऑर्गन, चौथा ऑप्शन ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखेगा तो टिक करोगे, आगे निकल लोगे। थोड़ा अच्छा आंसर मिल गया पहला ऑप्शन, और आगे देखना ही नहीं, तो उसको ध्यान रखना था। आगे देखो, अच्छा वो नोटिस मिला आपको जो फॉर्म निकल गया है नीट के? ठीक है, तो नीट को एक बार प्रॉस्पेक्टस हमने मैम को भेज भी दिया है, वो आपको भेज भी दिए होंगे ग्रुप पे, भेजा नहीं भेजा? ठीक, आज बोल देंगे, मैंने भेज दिया था उसको परसों ही, तो वो मैं भिजवा दूंगा। और उसको कायदे से प्रॉपरली थोड़ा सा पढ़ लेना एक दिन, है ना, लगा के। जल्दबाजी काम नहीं करता, हो सकता है करेक्शन का विंडो ना खुले। ठीक है, तो जो भी होगा थोड़ा सा, और फॉर्म जब भरना तो अपने जो है कोई साइबर कैफे वहां से भरना, इन्हें कि अपना दिमाग लगाने लगो, जरूर आप पूरी भर लेते हैं, मोबाइल रखा हुआ है, वो गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि एक बार करेक्शन हो जाए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ दिक्कत नहीं हो, एग्जाम तो करा देंगे, दिक्कत आएगी आप काउंसलिंग में। ठीक, काउंसलिंग से आपको बाहर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट लगाना, जो भी उसमें लगे, उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास से जरूर रख लेना। उसकी एक फाइल जो है आपके पास अलग बना लेना, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जो डॉक्यूमेंट लगाते हो, जो साइन होता है, उसमें सभी अलग रख लेना, ताकि काउंसलिंग में आपको ध्यान रहे कि हमने कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट लगाया था। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, जो भी खुरापात करना होगा तो ध्यान रहे दिमाग में कि हाँ मैंने खुरापात किया था। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ उसको एग्जाम करा देंगे, लेकिन आपको जब काउंसलिंग फंसेगा तो वहां पे आपके लिए दिक्कत आएगी। ठीक, चलो। खुराफा मतलब इससे होता है कि आप फॉर्म भर रहे हो यहाँ पे, उसमें गार्जियन का साइन चाहिए होता है, अब गार्जियन तो बुलाओगे नहीं आप। ठीक, तो ये चीज हो जाती है, इसको बोलते हैं। ठीक, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, मान लो वहां कराना पड़ जाए तो आपके लिए उसके लिए तैयार रहिए। ऐसा होता नहीं उसे, लेकिन मान लो हो गया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, कर देखो, इसलिए मैं बात करूँ। देखो अगला हम बात करें यहाँ पे, यानी कि आपको पता हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाया है। ठीक, प्रोसेस क्या है। अगला हमारे पास का देखो हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अब ऐसा नहीं कि आप कर दोगे, आप सिलेक्ट हो गए, आपके मम्मी पापा कहेंगे नहीं मैंने नहीं किया साइन, कैसे करती है तुमने, इतनी हिम्मत। ठीक, तो ये भी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी चीज का ध्यान रखिए। खैर अगर हमारे पास क्या देखो हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, राजाओं का राजा कौन, मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस। कह रही एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट। अच्छा, इसलिए थोड़ा इसके बारे में बताओ, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, बताइए ये क्या है, सबसे टॉप पार्ट बताओ क्या है ये। यस, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं एक और क्वेश्चन, चलो बताओ। यस, ये बताओ, एक मिनट बना दो लड़की। अरे यार पूरा मिट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ आगे बताओ, ये क्या है? थैलेमस की हाइपोथैलेमस? हाँ, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस है। फिर क्या है? ठीक, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैसा दिखने में, व्हाइट या ग्रे? ग्रे। ठीक, क्यों? ड्यू टू सेल साइटोन, सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक, इसका रखिएगा। ये क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन जुड़ता है? कार्पस का कलेक्शन। हाँ, ट्रैक्ट बना होता है, ट्रैक्ट का होता है कार्पस कलेक्शन। क्या बोलेंगे? कार्पस कलेक्शन। और ये मेमेलियन क्रेटर भी होता है कार्पस कलेक्शन। उसके बाद क्या बताया था हमने यहाँ पे? थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। ये पार्ट हमने बताया था पूरे ब्रेन के। ठीक है, देखो तो ब्रेन में सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा होता है, बोलो? सेरेब्रम। यस, ठीक, तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनकेफ्लॉन। यहाँ देखो हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट, ठीक, बेस वाला डायनकेफ्लॉन। ठीक, देखो जो ब्रेन को डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, प्रोजेंसिफेलान, मेजेंसिफेलान और डायनकेफ्लॉन, ये होता है प्रोजेन, मेजेन और डायनकेफ्लॉन। ठीक, तो जो डायनकेफ्लॉन होता है उसकी बात करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि ये जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है,
उसमें एक पोर्शन होता है डायनकेफ्लान, क्या बोलेंगे, डायनकेफ्लान। उसी डायनकेफ्लान के बेसल पार्ट पे होता है, बेस पार्ट, क्या, बेस पार्ट पे, ठीक। आगे देखो, एंड इट इज रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। यहाँ क्या होता है देखो, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, याद है आपको, बताया था हमने, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस हार्मोन। तो यहाँ कह रहे जो सेल होते हैं इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो कह रहे ये हार्मोन करता क्या, देखो, सिंथेसिस किसको रेगुलेट करेगा, सिंथेसिस को और सिक्रेशन को। यानी कि जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस का, वो सिंथेसिस और सिक्रेशन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक, पिट्यूटरी हार्मोन। However, the hormone produced by the hypothalamus कितने टाइप होते हैं देखो यहाँ पे, दो टाइप का, टू टाइप होता है देखो। द रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, रिलीजिंग हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा कि सिक्रेशन को और निकालो, ठीक है। दूसरा क्या देखो यहाँ पे, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो किसी हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको निकालने से रोकेगा। देखो, विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक। बिल्कुल वैसे जैसे कोई गाड़ी होती है, तो गाड़ी में एक्सीलेटर होता है कि ब्रेक होता है, दोनों होता है, कौन सा इसमें ज्यादा जरूरी है? ये देखो, ब्रेक जरूरी है, एक्सीलेटर जरूरी नहीं है, दोनों चाहिए भाई। देखो, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्सीलेटर इसलिए कि गाड़ी की स्पीड के लिए, और ब्रेक इसलिए कि स्पीड बढ़ जाए तो उसको, तो दोनों चाहिए हमें, ठीक। यहाँ देखो, वैसे यहाँ पे देखो कहानी दी गई है, तो एक जो है उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक स्पीड को कम करने के लिए। देख यहाँ देखो, पिट्यूटरी हार्मोन, कैन फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यहाँ देखो, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग क्या हार्मोन, जीएनआरएच। ये देखो, जीएनआरएच की बात करें, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं जीएनआरएच, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और ये गोनाडोट्रोपिन निकालता है, यानी कि जीएनआरएच निकालेगा। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये देखो, और दूसरा जो निकलता है उसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। तो चाहे जीएनआरएच हो चाहे सोमैटोस्टेटिन हो, दोनों कहां से निकलेंगे, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो एक होता है हमारा जो रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटरी। तो सोमैटोस्टेटिन कैसा है, इनहिबिटरी, और जीएनआरएच कैसा है, रिलीजिंग। ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ गया तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ग्रोथ 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 ग्रोथ, भाई साहब कैसे हो, ठीक है, ऐसे देखना पड़ेगा उनको, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों तरीके से यहाँ पे काम किया गया। देखो, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकले, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, करें इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ क्या करेंगे, रिलीज, इनहिबिट करेंगे हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, कुछ माया ये, यानी ग्रोथ हार्मोन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। कब इनहिबिट करेंगे, कब इनहिबिट करेंगे, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे थे, और ये मान लो गोलू है ना, ये देखो यार, ये देखो, ठीक, इनकी लंबाई बढ़ती गई, ठीक है, बढ़ती गई बढ़ती गई, और गोलू से गोले बन गए, देखो यहाँ पे, ये देखो, और जो है यहाँ पे, अरे यार मत करो, का बॉडी इतना बड़ा कर दिया, देखो, खैर कोई बात नहीं है। ये देखो इनका पैर है, ये देखो, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इतना बढ़ गया लंबाई इनकी, ठीक, आर्मी लाइक लंबाई हो गई, ठीक, बहुत खुश हुए, चलो आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फिर अभी रुक नहीं रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, देखो ये गया ऊपर, ठीक है, मतलब आम तोड़ना है तो इनको बुला लो गोले को, ठीक है, यहाँ पे वो आम तोड़ देंगे आराम से। अब क्या कह रहा है कि इसके अब किसके बाद क्या होगा, खराब होगा, अच्छा होगा, खराब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे ये सोमैटोस्टेटिन नहीं आएगा तो इनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इनके लिए फिर जीना दुर्भर हो जाएगा, ठीक। तो इनके लिए पूरा एक अलग पूरा कोई दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ इस टाइप के लोग वहां पे रहेंगे, ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रोथ हार्मोन निकलते निकलते मीडियम साइज पे आने के बाद वो रुक जाए, तो इसलिए यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन को रखा गया है, ठीक। यहाँ देखो, दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, और कहाँ बनते हैं ये, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और कौन निकालते हैं, जो हमने बताया था न्यूक्लियाई है ना, जो इसके सेल होते हैं, करिए पासेस थ्रू एक्सॉन, करिए एक्सॉन के थ्रू ये पास होते हैं, एंड और रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग साइनेप्टिक नर्व, और नर्व एंडिंग जो होता है वहां पे रिलीज कर दिए जाएंगे।
दिस हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएंगे, है ना? कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ भी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है वहां पे पोर्टल सिस्टम होता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड में होता है, ठीक है, वहां पोर्टल सिस्टम नहीं, पोर्टल मतलब इनडायरेक्टली घुमा के, ठीक है। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, ठीक। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है पोर्टल सिस्टम से जुड़ा होता है। अभी फिगर में देखें तो इसको क्लियर हो जाएगा। खैर ये तो हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या समझ में आया? यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने 2 हार्मोन रिलीज करे। पहला कौन सा? देखो, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ बढ़ेगा। और सोमाटोसिन क्या करेगा? अगर हार्मोन जो बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करेगा या कम करेगा, ऐसे कह सकते हो। तो दोनों हार्मोन का यहाँ पे यूज होगा। और ये हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो पोर्टल सिस्टम जुड़े होते हैं, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पोस्टीरियर जो है डायरेक्टली कंट्रोल में होते हैं, ठीक। यहां देखो, ये हमें बताया गया हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिए गए हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या बताओ? स्ट्रक्चर यूनिट की फंक्शनल, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर फंक्शनल, क्या बोलेंगे? दोनों। यहां देखो, कहीं जो हाइपोथैलेमस होता है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिया गया है। और जो भी हार्मोन होता है यहाँ पे डक्ट वक्ट नहीं होता है, ये न्यूरॉन के थ्रू आते हैं। न्यूरॉन में भी किसका? एक्सॉन के थ्रू, किसके? एक्सॉन के थ्रू। ये साइटोन सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू आएंगे, ठीक। यहाँ देखो, ये जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है, क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में देख रहे हैं यहाँ पे कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी पाया जाता है, एक हेपेटिक पोर्टल है और एक न्यूरल पोर्टल सिस्टम, ठीक। यहाँ देखो, तो इंटीरियर पिट्यूटरी जितने हार्मोन होंगे वो पोर्टल सर्कुलेशन से आएंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं। और हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन होते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। देखो यहाँ से हार्मोन निकलेगा और ये डायरेक्टली यहाँ पे फैलाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। अब देखो आगे यहाँ पे करेंगे द पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला कौन बताएगा? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड द सेला टर्सिका। यहाँ देखो, करेंगे एक बोनी कैविटी में होता है, इसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। मार्क कर लो, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस जगह पाया जाएगा, ठीक है, ये हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये जो पोर्शन होता है इसकी बात करें, ये ठीक, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलेंगे? सेला टर्सिका हो गया, ठीक है। सेला टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस कैविटी में पाई जाएगी, बोनी कैविटी, का नाम क्या होगा? सेला टर्सिका। आगे देखो, एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और एक स्टॉक के थ्रू ये जुड़ा होता है, ठीक है। ये स्टॉक आपको दिख रहा है वाला, ठीक है। डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द, अब कह रहे कि जो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में एनाटॉमिकली। याद कह रहे कि एडेनोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं, यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन। कह रहे एडेनोहाइपोफाइसिस 2 पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स क्या? इंटरमीडिया। पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया, ठीक। एंड पास डिस्टालिस जो रीजन होता है, रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी। करिए जो पास डिस्टालिस होता है इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पिट्यूटरी। करिए जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने? 6। जरा देखो यहाँ कौन कौन से हैं। कह रहे पहले बताया कि यहाँ पे GnRH, क्या बताया? देखो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, पहला कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा कौन सा? PRL, प्रोलैक्टिन। तीसरा हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH। आप कराते होंगे प्रोफाइल में, थायराइड प्रोफाइल में TSH लिखा होता है, TSH। और एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ठीक। लुटनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ग्रेफियन फॉलिकल बनाने के लिए। पार्ट्स, तो हम लोग बात की कितने हार्मोनों को काउंट करो, ये हो गया ना? कितने हो गए? 6। तो ये हम लोग बात करें किसकी? पास डिस्टालिस की। किसकी? पास डिस्टालिस की, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या देखो यहाँ पे? पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया से देखोगे तो सिर्फ मात्र एक हार्मोन निकलता है और उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH, जो ह्यूमन बॉडी का स्किन कलर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। MSH की बात करें, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। हाउएवर इन ह्यूमन
द पार्स इंटरमीडिया जो होता है इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पास डिस्टलिस। पास इंटरमीडिया पास डिस्टलिस से मर्ज कर जाता है, क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है, जुड़ जाता है, कह सकते हो यहाँ पे। ये तो हम लोग बात करें किसकी, पास डिस्टलिस की और पास इंटरमीडिया की। तो पास डिस्टलिस से टोटल 6 हार्मोन, पास इंटरमीडिया से मात्र 1 हार्मोन। तो इंटीरियर पिट्यूटरी अगर बात करें तो कितने हो गए बताओ, 7। कितने हो गए, 7। मर्ज कर गया ना वो, है ना। तो मर्ज कर गया। अगर इंडिविजुअल पूछे तो बता सकते हो यहाँ पे कि जो पास डिस्टलिस से 6 हार्मोन, पास इंटरमीडिया से 1 हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो टोटल 7 हार्मोन, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टलिस और इंटरमीडिएट दोनों को मर्ज कर दिया था, ठीक। यहाँ देखो अगला हमारे पास है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। एन से न्यूरो, एन से नर्वोसा। देखो आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे इसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। स्टोर एंड रिलीज, क्या है देखो, स्टोर एंड रिलीज। ये स्टोर करता है और रिलीज करता है, लेकिन सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टोर करता है और रिलीज करता है, लेकिन सिंथेसिस नहीं करता है। इसी वजह से जो हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है इसको ट्रू इंडोक्राइन सिस्टम नहीं मानते हैं, ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं। ये पूछा भी जाता है यहाँ पे, किसको ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते, तो बताओगे न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा को। क्यों, क्योंकि ये स्टोर तो करता है, रिलीज तो करता है, लेकिन इस बनाता है, सिंथेसिस नहीं करता। तो बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस का। देखोगे तो कौन सा पार्ट इसका देखा जाए तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसका पास नर्वोसा वाला पार्ट, कौन सा, पास नर्वोसा पार्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कौन सा ट्रू मायने में क्या नाम है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन नहीं, क्या बताओगे, पार्स नर्वोसा। क्या बताएंगे, पास नर्वोसा। ध्यान रखिएगा पास नर्वोसा जो स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, लेकिन सिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक। मेलानोसाइट में यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्रेट। यहाँ देखो पास इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली 1 हार्मोन, सिक्रेट करता है मतलब सिंथेसाइज भी करेगा, क्या, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, यहाँ देखो क्या लिखा है, पास डिस्टलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन और बाकी जो हार्मोन होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या करें यहाँ पे, कह रहे कि 2 हार्मोन, कह रहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन। कौन कौन सा, देखो कौन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है और दूसरा कौन सा है, वेसोप्रेसिन है, और इसी वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, एडीएच, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द, किसके द्वारा बताओ, बोलो, हाँ, हाँ, which are actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally to the neurohypophysis। तो उसको ध्यान रखिएगा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम लोग ट्रू मायने में इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं। आगे देखो वेसोप्रेसिन दूसरा नाम पता चल गया आपको, कौन सा बोलेंगे इसको, एडीएच, है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और किस उस पे काम करता है, याद करो, पीसीटीपी की लूप ऑफ हिनले पे। कहां काम करता था ये, पीसीटी या लूप ऑफ हिनले पे, बताओ नित्या, लक्ष्मी, बोलो क्या हो गया है, पढ़ाई नहीं हो रही क्या, डीसीटी पे, किस पे, डीसीटी पे भाई, पीसीटी थोड़ी ना होता है। देखो डीसीटी में काम करता है, वहां वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक, वाटर को जो पढ़ा होगा बता देगा, कहीं से पूछ लेंगे, जो नहीं पढ़ा हो तो बता ही नहीं पाएगा। देखो ये करता है डीसीटी से, डीसीटी किससे, डीसीटी वाले पोर्शन से, ठीक है। याद आया कि भूल गए, याद आया, बताओ मिनरल और मिनरल का एब्जॉर्प्शन सब कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ मिनरल का, पीसीटी में कि डीसीटी में, हाँ दोनों गलत, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, कौन में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करो भाई। ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, और सिर्फ वाटर किस में होता है, डिसेंडिंग में, कहां पे, डिसेंडिंग में, ठीक है, किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले में। रिवाइज करते रहो, देखो आगे। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, वेसोप्रेसिन यहीं पे काम करता था। किसी ने पानी बहुत ज्यादा पी लिया है, ठीक है, मान लो, हाँ पानी फ्री मिल गया तो पीते जा रहा है, बिस्लरी की बोतल, ठीक, पीते जा रहा है, फ्री मिला मिल गया, और पेट फूल गया उसको, तो क्या होगा, ये पानी नहीं है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है ये कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है क्यों बताया, देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ यहाँ देखो, आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो, आगे देखो, इधर देखो, कह रहे रिलीज 2 हार्मोन्स, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन,
विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथर्मस एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पानी किसी ने बहुत ज्यादा पी लिया है तो ये एडीएच निकलना बंद हो जाता है। फिर क्या होगा, पूरा पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितना पानी होगा सबके सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में। ठीक है, तो बार बार वो पेशाब करना पड़ेगा, ये मेन चीज है। ठीक, और अगर पानी कमी पड़ गई बॉडी में तो फिर क्या होगा, तब ये एडीएच निकलेंगे और जो भी पानी होगा उसको वहां से एब्जॉर्ब करेंगे। मेंटेन देखो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच। इसको तो उधर करना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। कह रहे कि बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको नाम बोलेंगे जिगेंटिस। एंड लो सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, देखो रिजल्ट इनटू स्टंटेड ग्रोथ, रिजल्ट इन द पिट्यूटरी डॉर्फिन। दो होते हैं डॉर्फिन, देखो ठीक है, एक पिट्यूटरी डॉर्फिन होते हैं और एक थायराइड डॉर्फिन होते हैं। पास में कुछ जो पिट्यूटरी डॉर्फिन होते हैं इनको बौने बोलते हैं। देखो सर्कस जो काम करते हैं वो पिट्यूटरी डॉर्फिन वाले ही होते हैं। उनका आईक्यू लेवल कम होता है क्या, नहीं, आईक्यू लेवल कम तो सर्कस को कैसे, किसी को हंसाना आसान काम होता है क्या, दिमाग लगता है उसके लिए हंसाने के लिए, क्या एक्टिविटी करे लोग हंसने लगे। तो ये लोग जो सर्कस में होते हैं वो पिट्यूटरी डॉर्फिन होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो थायराइड जो डॉर्फिन होते हैं थायराइड की वजह से, हार्मोन की वजह से उन पास आईक्यू लेवल नहीं होता है। ठीक, आईक्यू लेवल कम होता है, कह सकते हो मेंटली होते हैं। खैर, तो ये पिट्यूटरी डॉर्फिन की बात कर रहे हैं, तो करिए अगर ज्यादा निकल आया तो जिगेंटिस। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो ज्यादा निकलेगा ये कब किस केस की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान। ठीक है, उस दौरान ये हार्मोन अगर ज्यादा होता है तो उससे जिगेंटिस हो जाता है। जिगेंटिस मतलब ये होता है कि पूरा वो आदमी का ग्रोथ बढ़ता चला जाता है सारे डायरेक्शन में, जैसा लगता है कि भूत जैसा आ गया है, दानव जैसा, नहीं ऐसे करेगा नहीं, तो इस टाइप से हो जाता है। लेकिन जो एक और बीमारी होती है वो है एक्रोमेगैली। ये हार्मोन कब जो ज्यादा निकलता है, एडल्ट के समय। अगर एडल्ट के समय जीएच का लेवल बढ़ जाए तो उस बीमारी को बोलते हैं एक्रोमेगैली, कंफ्यूज मत हो जाना। और तो एक्रोमेगैली में खास बात क्या है, देखो यहां देखो, तो एक्रोमेगैली में ये एडल्ट के समय हार्मोन का लेवल ज्यादा निकलने की वजह से होता है। लेकिन जो जिगेंटिस होता है वो चाइल्डहुड के दौरान होते हैं, बच्चा जो होता है जो उस दौरान निकलता है, उससे क्या होता है जिगेंटिस। और ए से लिखा है एक्रोमेगैली, ए से हो जाएगा एडल्ट। क्या बोलोगे, एडल्ट। वैसे दिमाग में रखना है इसको। ठीक, देखो तो दोनों बीमारी हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है, ध्यान रखने का, चाहे वो जिगेंटिस में हो चाहे एक्रोमेगैली में हो। फर्क दोनों में क्या है, ये एडल्ट के समय निकलता है और ये जब बच्चा होता है उसी दौरान। खैर देखो, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट, मिडिल मतलब होता है 35, 40, 20, 30 साल के आसपास, कैन रिजल्ट इन सेवियर डिसफिगरमेंट। कह रहे हैं कि इसमें क्या हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाएगा, स्पेशली ऑफ फेस। फेस जो होता है उसमें जो है थोड़ा सा उसका, जैसे आपने खली की देखा है जिस लाइक तो थोड़ा उस टाइप का आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। ठीक, यहाँ देखो कॉल्ड एक्रोमेगैली, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एक्रोमेगैली। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मिडिल एज में जब हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्रोमेगैली। ठीक, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। कह रहे अगर इसको रोका नहीं गया तो समय से पहले इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। आगे देखो, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज। शुरुआत में तो मजा आ रहा होता, अरे वाह मेरा बेटा जाएगा आर्मी में, और बढ़ गया, अरे बेटा मेरा बेटा जाएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो सारे जो खुशी जो है वो गम में बदल जाते हैं। वही कह रहे हैं, शुरुआत में तो लोग डायग्नोस ही नहीं करते, तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात, जब एक बढ़ता चला जाता है यार ये तो दिक्कत हो रहा है, उसी बात करें यहाँ पे, शुरुआत में लोग इसको चेक ही नहीं कर पाते कि ये बीमारी है इसको। देख, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड बाय फॉर मेनी इयर्स। और काफी साल तक ये ऐसे ही बना रहता है। Until changes in external feature, जब उसके एक्सटर्नल फीचर में कुछ बढ़ोतरी दिखाई देती है, ठीक, गाल पिचक गया है, अदर स्कल सिस्टम बढ़ गया है, तब लगता था कोई गड़बड़ है। बिकम नोटिसेबल, तब लोग उसको नोटिस करते हैं यार कैसे होता जा रहा है। देखो तीसरी लोग बात करें यहाँ पे, समझ में आए ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से, समझ आए ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से कितनी बीमारियां। तो पहला बताया जिगेंटिस, दूसरा बताया हमने एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली कब निकलेगा, एडल्ट के समय, और जिगेंटिस पर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यहाँ देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, प्रोलैक्टिन। दूसरी कौन सी है हार्मोन, देखो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पीआरएल बोलते हैं, द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाता है, मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो दो काम करता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, साथ में मिल्क का फॉर्मेशन भी, दो काम करेगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और मिल्क का फॉर्मेशन, दो काम हो गए इसके। देखो आगे देखो, तो मेमोरी ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है
और मिल्क का जो फॉर्मेशन और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है ये कौन कराएगा, देखो प्रोलैक्टिन, ठीक है। साथ ही साथ हमने बताया यहाँ पे कि जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका क्या काम है, इजेक्शन। जो आपका जो मिल्क होगा उसको वो सक आउट करके जो बेबी उसको सक करेगा वो बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से बाहर उसको स्क्वीज किया जाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तीसरा हमारे पास हार्मोन कौन सा, देखो टीएसएच। कौन सा है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये देखो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड पे जितने भी ग्लैंड होते हैं ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इनको कहा नहीं जाता है। इनको जब इनके पास मैसेज आएगा तभी ये काम करते हैं, सो खास तो ध्यान रखिए। खैर आगे देखो, इसके बाद हमारे पास कौन सा, देखो एसीटीएच। क्या है, एसीटीएच इडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या निकालेंगे, देखो स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, कॉल ग्लूकोकॉर्टिकोइड। क्या बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है, फ्रॉम द एडनल कॉर्टेक्स। तो एडनल कॉर्टेक्स से क्या कौन सा हार्मोन निकलवाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है। दो होते हैं, एडनल कॉर्टेक्स और एडनल मेडुला, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे LHN ग्लूकोकॉर्टिकोइड नाम से क्लियर है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के काम करते हैं। कौन कौन करेंगे, ACTH, है ना। देखो आगे अगला हमारे पास है, देखो LH और FSH। यहाँ देखो LH और FSH। LH और FSH की बात करें, स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एनहेंस और कॉल गोनाडोट्रोपिन। इसको क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोपिन। क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये था, ठीक है। वही कह रहे हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को बोलते हैं FSH और LH को मिला के, ठीक। अब ऐसे वो क्या करते हैं, LH और FSH की बात करेंगे तो ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। कुछ लोग लगता है कि ये फीमेल में होता, नहीं, ये फीमेल में भी होगा और मेल में भी होता है, काम इनका अलग अलग है। देखो जरा, कह रहे ये मेल में क्या करता है, देखो इन मेल LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल एंड्रोजन। कह रहे कि मेल में LH क्या करता है, एंड्रोजन को रिलीज कराता है। किसको, एंड्रोजन को, ठीक है। और एंड्रोजन का हार्मोन का नाम बताओ कोई, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसी हार्मोन की वजह से उसमें मेलनेस करेक्टर आते हैं। मेल में मेलनेस करेक्टर किसकी वजह से, एंड्रोजन की वजह से, ठीक है। और ये बात जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को पता है, ठीक है, कि ये मेल है कि फीमेल है। ऐसा नहीं कि फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा निकाल देगा, फिर तो आवाज देख लोग कंफ्यूज आएंगे, अंदर लड़की की लड़का है ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हार्मोन होता है उसको पता होता है कि ये कौन सा है, वो क्या नाम है, फीमेल होगा तो थोड़ा उसका लेवल कम कर देगा, मेल उसके लेवल को बढ़ा देगा। देखो हालांकि एंड्रोजन दोनों में होता है, एंड्रोजन क्या होता है, दोनों में होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या निकालेगा, एंड्रोजन। यहाँ देखो इन मेल, अच्छा है, जब एंड्रोजन निकलेगा तो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, और टेस्टोस्टेरोन निकालने के बाद उसमें कौन से करेक्टर आएंगे, मेल। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, उसकी वॉइस में चेंजिंग आएगी, मसल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ये सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, दोनों की आवाज भी एक ही जैसी निकलेगी। छोटे बच्चे होते हैं, आप पता नहीं चलेगा, मेल पूछे तुम कौन हो, मैं लड़की हूँ, बता देगी वो, ठीक है। क्यों, उसको नहीं पता होता, लोग घर वाले उसको बताते हैं कि तुम लड़की हो, अच्छा पता नहीं था। छोटे बच्चे को तुम कौन हो, गोलू इधर आ जाओ, ठीक, बोला मैं लड़का हूँ, अच्छा किसने बताया, मम्मी ने बताया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया। अदरवाइज शुरुआत में उनकी आवाज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक, उनको स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक। और घर में अक्सर देखा होगा जो लड़के होते हैं उनको फ्राक बना देते हैं, ठीक है, हाँ फ्राक बना दिया, नचा देते हैं, थोड़ा सा वो टीका लगा दिया, लिपस्टिक लगा दिया, घूम रहे, कंफ्यूज है, अरे देखो किसकी लड़की यहाँ बैठी हुई है, देखो यहाँ पे मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, अच्छा हुआ गलती हो गई मेरे से। तो ऐसा भी होता है, गेटअप पूरा चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे अदरवाइज आप अगर ना बताएं उसको पहचान नहीं सकते हो। लोग पूछते हैं कि कौन है, लड़का है, ठीक है, कौन है, लड़की, अच्छा ये बताते। तो क्यों, क्योंकि शुरुआत में हार्मोन नहीं निकलता, शुरुआत में हार्मोन, ये प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे बच्चे बच्चे आगे बढ़ता चला जाता है तो ये हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, तब उसकी आवाज में चेंजिंग आती है, ठीक है, तब लगता है अच्छा ठीक है ये मिलने वाले करेक्टर है। खैर एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल, एलएच क्या काम करेगा, बोलो एलएच क्या करेगा, एलएच क्या करेगा, एंड्रोजन हार्मोन को निकलवाएगा। किसने निकलवाए, एंड्रोजन को। यहां देखो, और एंड्रोजन कहां से निकलता है बताओ, टेस्टिस में, यहां पे टेस्टिस में। और कौन सेल निकालेगा इसको, हाँ टेस्टिस में कौन सा सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकालेगा कि है लेडिक सेल, यस लेडिक सेल, हाँ ठीक, देखो बिल्कुल ओके। लेडिक सेल का दूसरा नाम बताओ क्या होता है,
यस इंटेस्टिस से। आगे आ जाओ यहाँ पे फ्रॉम टेस्टिस। अब देखो यहाँ पे इनमें इसमें आया एलएच से काम में आया। अच्छा एलएच फीमेल में क्या कराता है? ओवुलेशन। यस कौन से दिन? 15 के 16? 14 डेज। कौन से दिन? 14 डेज। आगे देखो इन मेल्स आगे बात करेंगे एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो यहाँ करें मेल की बात करेंगे तो एफएसएच और एंड्रोजन, ठीक है, करेंगे एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिलके क्या काम कराएंगे? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा रिप्रोडक्शन आपका बचा हुआ ना भाई, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो कह रहे हैं कि दोनों में मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं इन फीमेल। अच्छा ये इसमें समझ में आ गया एलएच और एफएसएच काम क्या है, ठीक है। तो वो एलएच तो एंड्रोजन निकालेगा और जो एफएसएच होता है वो एलएच के साथ मिलके क्या काम करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एलएच और एफएसएच कौन निकलवाएगा? कहां से निकलते हैं? पिट्यूटरी से। कौन से? पिट्यूटरी से। यहां देखो अब करें यहाँ पे इन फीमेल। अब फीमेल क्या काम करते देखो एलएच इंड्यूस ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को इंड्यूस कराता है ऑफ फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। एंड मेंटेन्स, साथ ही साथ मेंटेन्स क्या देखो कॉर्पस लुटियम, और कार्पस लुटियम को मेंटेन भी करने का काम करता है, ठीक है। तो ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स कार्पस लुटियम फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। करें कार्पस लुटियम को मेंटेन भी करता है। क्या मतलब इस मेंटेन का? इस मेंटेन का मतलब ये होता है, ये मान चलते हैं कि ओवुलेशन हुआ और ओवुलेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी होने के बाद ये जो कार्पस लुटियम होता है इसको मेंटेन करता है, यही कार्पस लुटियम हार्मोन निकालता है। नाम क्या है इसका? प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलेंगे? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालने के काम करता है। और कब तक निकालेगा? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता है। बात में कुछ ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए क्या कि जो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। मान लो ये यूट्रस हो गया, इस यूट्रस में बच्चे का इम्प्लांटेशन है, ये देखो यहां पे है इसे, ठीक, ये है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है दिख रहा है देखो यहां पे, तो कह रहे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये यूट्रस को बिल्कुल ऐसे स्टिक करके रखता है, इस तरीके से, थोड़ा सा हिलता डुलता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे मान लो छोटा सा पेड़ हो पतला था और छोटे बच्चे को वहां बढ़ा दो, बोलो छोड़ जाओ, देखो ऊपर आम को लगा हुआ है, ठीक चढ़ जा रहा है, राहत उसके बाद हिला रहे। हाँ अब बताओ बेटा स्कूल जाओगे? हाँ मम्मी जाएंगे। गाली दोगे? नहीं देंगे, ठीक है। खाना खाओगे? हाँ खाएंगे। दूध पियोगे? हाँ दूध पियेंगे। उससे जो चाहे वो मनवा लो, ठीक। और ज्यादातर अगर कर्म हिला दिया उसको तो धम मदद आएगा नीचे, अरे मम्मी क्या कर दिया आपने, फिर वो दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन सेम यही काम करता है, इसको स्टिक करके रखता है। और स्टिक करने इसमें क्योंकि जरा सा भी कंट्रैक्शन होगा तो ये बच्चा यहाँ से डेथ हो जाएगा और फिर हो जाएगा एबॉर्शन। कई केस देखते हैं यहाँ पे कि एबॉर्शन हो जाता है इसी वजह से। तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हमेशा जो है इसको चेक की जाती है कि हार्मोन उसका लेवल मेंटेन है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा कब तक? जब तक ये प्लेसेंटा नहीं बन जाता है। जैसे यहाँ प्लेसेंटा बन जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, प्लेसेंटा जब बन जाएगा तो यही प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालेगा? प्लेसेंटा निकालेगा। प्लेसेंटा कहेगा भाई साहब अब आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया, बहुत काम कर लिया, बोले ठीक है थैंक यू। तो यहाँ पे कार्पस लुटियम खत्म और ये प्लेसेंटा जो है ये हार्मोन निकालना शुरू करेगा। और ये कब तक निकालेगा? 9 महीने तक निकालेगा। तो डिलीवरी तक प्लेसेंटा ही प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है, उससे पहले, क्योंकि प्लेसेंटा अगर हार्मोन इसका लेवल कम हुआ तो एबॉर्शन हो जाता है। तो 9 महीने प्रेगनेंसी कभी कभी 6 महीने में, 7 महीने में या 5 महीने में हो जाता है। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है, ठीक। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये बात करें कार्पस लुटियम। अब सुनाया मेंटेन मतलब कार्पस लुटियम मतलब क्या हुआ? मतलब इससे लगातार प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे, ठीक। और कह रहे हैं अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो क्या होगा? तब क्या होगा? इसको मेंटेन करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये कार्पस लुटियम बना देता है कार्पस एल्बिकेंस। क्या बना देगा? कार्पस एल्बिकेंस। तो कार्पस लुटियम जो है कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। आगे देखो फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल। रेमिनेंट मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हुआ और इसके अंदर ओवा है, मान लो ये, ठीक। 14 डे क्या होगा? यहाँ पे रप्चर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा ओवा बाहर निकल आया और बाकी जो हमारा बच्चा देखो ये हमारा रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कि कोई बनाना हो गया, बनाने के अंदर क्या है? केला छीला आपने ऐसे, जो छिलका होगा वो इधर का है और जो बनाने से खा जाते हैं वो ये इधर का है, ठीक। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ तो ये कह रहे हैं जो ओवा जो निकल आएगा बाहर
तो ये जो पोर्शन बचता है बेसिकली यही हमारा होता है रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल, और यही बनाता है कार्पस लुटियम। क्या बनाएगा? कार्पस लुटियम। हमारे कुछ देखो आगे, रेमनेंट मतलब यही जो ओवल्यूशन हुआ उसके बाद जो बचा कुचा है। जैसे आपने देखा होगा कि आप केला लेते हो दुकान से, भूख लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाहर खा नहीं सकते, हाइजीनिक नहीं है, देखा वहां पे बहुत सारी जलेबी लगी हुई है, मन तो बहुत करा खा ले, लेकिन ढेर सारी इतनी सारी मक्खियां वहां लगी हुई है, ठीक, ऑलरेडी पहले से लगी हुई है, क्या खाओगे उसको? नहीं खाओगे। तो कुछ यार केला खा लो, और बाहर जा सबसे खाने का अच्छा तरीका क्या होता है? केला ही खा लो, क्यों? क्योंकि कवर होता है, धोना जरूरत नहीं है, चुपचाप छीलो और खा जाओ, है ना, और काफी कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा खासा, एनर्जी भी होती है। खैर, तो ये भी चीज बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो ये ग्रेफियन फॉलिकल था इसलिए इसको बोला गया है, देखो ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये क्या हो जाएगा? डिजेनरेट कर जाएगा अगर मान लो इसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो। फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ द, हाँ, तो आपने केले का छिलका खाया और बगल में गाय माता जी थी, ठीक, और खड़ी रहेगी, मुंह करती रहेगी, ठीक, और घर में तो रोटी निकाल दोगे, वहां क्या करोगे? केला खुद खा गया, छिलका खिला दिया उसको तो वो केला छिलका वो खा गई, बचा खुचा जो है आपने गाय को दे दिया, दैट इज ए रेमिनेंट, बचा खुचा रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओल्यूशन। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एफएसएस और एलएसएस के बारे में, मैं को दोनों की चीज कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो एफएसएस और एलएस दोनों का आप चीजें समझ सकते हैं। देखो, इन फीमेल एलएच इंड्यूस ओवल्यूशन ऑफ फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कार्पल ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओल्यूशन। ये तो समझना है एलएस से काम। अगला दो क्या कर रहे हैं? एफएसएस, नाम से क्लियर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब यहाँ पे है ग्रेफियन फॉलिकल से। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल की स्टेज होती है, अभी पढ़ाया नहीं मैं आपको, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पे कि जो स्टेज होती है उसको बनाने का काम करता है कौन? एफएसएस, ठीक है। तो एफएसएस का लेवल भी बहुत जरूरी होता है। देखो, एफएसएस स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन, जहां पे तो ओवक फॉर्मेशन कहां से होता है? ओवरी से। कहां से? ओवरी से। तो ओवरी में बेसिकली ये काम करते हैं। हाँ, दो क्या करें? एफएसएस स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल इन फीमेल। तो जो फीमेल में ओवरियन फॉलिकल होगा उसको डेवलपमेंट करने का काम करता है। देखो आगे, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया। तो ग्रेफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो, ग्रेफियन फॉलिकल बनाने का काम कौन करेगा? एफएसएस। और उसको ओवल्यूशन कौन हेल्प करेगा? एलएच। कौन करेगा? एलएच। अच्छा, मेल में क्या काम कर रहा था? एलएच, एंड्रोजन हार्मोन। और एफएसएस क्या काम कर रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हुआ था। एफएसएस और एलएच दोनों मिलके, तो इस तरीके से आपका ये हार्मोन आपका हो गया। अगला देखो हमारे पास क्या है? एमएसएच। ये कहां से निकलता था? पास नर्वोसा या पास डिस्टलिस से? बोलो, पास कर रही हो, देख बता रही हो, पाप पड़ेगा कानपुर वाला, देख बता रही मैडम। नर्वोसा बहुत देर बाद बोली हो, वो भी नर्वोसा। नर्वोसा कौन निकल लगा? यहां देखो, दूसरा पेज खुल गया था क्या? यहां देखो, एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलेनिन कंटेनिंग सेल। कभी नकल नहीं किया है इसीलिए। देखो यहाँ पे अब कह रही है कि एमएसएच एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलेनिन कंटेनिंग सेल। तो मेलेनिन कंटेनिंग सेल पे ये काम करता है एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो जो स्किन की कलर होता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हमारे पास क्या देखो अगला? ऑक्सीटोसिन। कहां से निकलेगा? इंटीरियर के पोस्टीरियर? पोस्टीरियर, पास नर्वोसा के पास इंटरमीडिया, हाँ, नर्वोसा। एक्ट ऑन द स्मूथ मसल। ये कहां काम करेगा? स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी। स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, और से कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जैसे लाइक मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहां से मिल्क निकालेगा, ठीक है। यहां देखो, इसके अलावा जो हमारा यूट्रस होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहां डिलीवरी करवाएगा, जहां जहां स्मूथ मसल होंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक। यहां देखो, इसका जो सिंथेटिक फॉर्म आता है उसको बोलते हैं हम लोग पिट्रेसिन। क्या बोलते हैं? पिट्रेसिन। पिट्रेसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन ही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग गाय भैंस को दूध निकालने के लिए लगाते हैं इसको, ठीक है, पिट्रेसिन निकालते हैं तो वो जो मिल्क ज्यादा उसको फॉर्मेशन ज्यादा शुरू कर देता है, हालांकि नुकसान करता है, ठीक है। हालांकि इस पे आई होप ये बैन कर दिया गया इस प्रेजेंट टाइम में, कुछ लोग अभी इसको शायद यूज कर रहे हैं। तो देखो, अब गाय तो बताया कि नहीं है, मुझे मत लगाओ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है, ठीक है, वो तो बता नहीं सकती बेचारी, नहीं बताती वो भी। खैर देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ दूसरी बात वो भी देख लेती
देखो लगा तो रहो, लेकिन एक दो एक्सपायरी डेट देख लो इसमें, सही है कि नहीं सही है। खैर गाय के लिए एक अलग से क्लास लगानी चाहिए, नहीं उसको पढ़ा लिखा दो तो भी समझ जाएगी। तो कहेगी ठीक है इंजेक्शन लगा दो, एक्सपायरी मत लगाना। देखो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, कह रहे कि इन फीमेल, ठीक है, इन फीमेल स्टिमुलेट विग्रोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस में, और कॉन्ट्रैक्शन कराने से क्या होगा, वो डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करके बाहर निकालने का काम करता है। पास में वेसोप्रेसिन, ये भी आपको पता है पोस्टीरियर पेट्यूस निकलता है। एक्ट मेनली एट द किडनी, कहां काम करेगा, किडनी पे, ठीक है। एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और किडनी में कहां काम करता है, किडनी पे, डीसीटी पे। या देखो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है, डीसीटी, एंड देयरबाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। इस तरीके से डाययूरेसिस बोलते हैं इसको। इस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पे जो वाटर लॉस को ये बचाने के काम करता है यूरिन के थ्रू। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। आज में कुछ यहाँ देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, अब करें कि एन इंपेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। कह रहे हैं कि अगर एडीएच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंपेयरमेंट कोई गड़बड़ी हो जाए, अफेक्टिंग सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एडीएच, क्या होगा देखो, रिजल्ट इन डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, लीडिंग टू वाटर लॉस, और पानी जो है निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा तो वाटर लॉस हो जाएगा, एंड डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जितना पानी पिएगा बच्चा, इसे मान लो जितना आप 1 लीटर पानी पिया, 1 लीटर पानी पेशाब से बाहर निकल गया, वो बच्चा पेशाब ही करता रहता है, ठीक है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ये डायबिटीज मिलाइटस नहीं है, इंसिपिडस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंसिपिडस में यूरिन जो है वो कंजर्व नहीं हो पाता, यूरिन कंजर्व नहीं हो पाता है, यूरिन स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। डायबिटीज मिलाइटिस इससे अलग चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच होता है उसमें गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा होता है। खैर अगला हमारे पास कौन सा देखो, पीनियल ग्लैंड। कौन सा, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, यहां देखो, कह रही पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड, कहां पे, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, कहां पे होता है, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में ये पाया जाता है, वेंट्रल नहीं है, डॉर्सल है, फोरब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा पिनियल सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड द मेलेटोनिन, ठीक है, और कह रहे हैं कि पिनियल जो है एक हार्मोन निकालता है, उसका नाम क्या है, मेलेटोनिन, क्या बोलेंगे, मेलेटोनिन, ठीक। आगे देखो यहां पे कह रहे हैं कि जो पिनियल सिक्रेट हार्मोन का मेलेटोनिन, मेलेटोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायरनल रिदम साइकिल ऑफ अवर बॉडी। क्या है देखो जरा, 24 आवर रिदम साइकिल मतलब क्या है, जैसे सुबह मॉर्निंग होता है, जैसे शाम के समय आप दिन में कितना भी सो के शाम जैसे होता है आपको नींद आने लगती है, सुबह जैसे आप देखते हो सुबह होती है तो आपकी आंख खुल जाती है, नहीं, दोपहर में आप लगता है अच्छा ठीक है, आप घर के बाहर नहीं निकले तो लगता है अरे दोपहर हो गया होगा, धूप निकल आई होगी, नहीं क्लास वास खत्म हो चुकी होगी, ऐसा होता है। तो ये जो आपको ये एहसास होता है, जो फीलिंग होती है 24 घंटे का, आपको पता है अच्छा रात के 12 बज गए होंगे, घड़ी नहीं रहता फिर 12 बज गए होंगे, कुत्ते भौंक रहे, जाहिर सी बात 1 बज गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है दैट इज ए 24 आवर रिदम साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प, ये किसकी वजह से होता है, मेलेटोनिन की वजह से। एग्जाम्पल, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेकअप साइकिल, ठीक। स्लीप वेकअप साइकिल मतलब ये होगा कि शाम को आप 11 बजे आप जैसे 10 बजते हैं 11 बजते हैं तो आपको नींद आने लगती है, ठीक है। तो आप जैसे किताब खोलते हैं एनसीईआरटी के और यहाँ तक खाना खा लिया है तो वहां लिखा हुआ ओवल, तो आपको ओवू दिख रहा है, ठीक है कुछ, और वो जो वर्ड ऐसा लग रहा है कि वहां से किताब निकल के आपकी आंखों में घुसे जा रहे हैं, ठीक, ऐसा होता है। फिर आप जो है आंखों को फैला फैला के पढ़ते हो, हाँ अच्छा ठीक ये लिखा हुआ है, दैट इज ए, तो आपको तुरंत नींद आने लगती है, सुबह जैसे होता है तो आपकी आंख खुल जाती है, ऐसा भी होता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे स्लीप वेकअप साइकिल, क्या बोलेंगे, स्लीप वेकअप साइकिल। यहाँ देखो साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर, क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर, ठीक। ये देखो ये कह रहे हैं कि इट हेल्प इन द मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम साइकिल, स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है, मेंटेन करेगा। साथ ही साथ इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, साथ साथ पिगमेंटेशन को भी करता है। पिगमेंटेशन मतलब स्किन के कलर,
वो भी डिसाइड करता है। देखो आपने एमएसएस पढ़ाए थे, साथ साथ पिनियल भी करता है, दोनों काम। तो कह रहे कि ये हो गया हम यहाँ पे मेलाटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। कौन? पीनियल ग्लैंड। जो कहाँ होगा बताओ? ब्रेन में। कहाँ? ब्रेन में। ठीक है। पहले एग्जाम होता था, आपको याद है, डीपीएमटी। सारे स्टेट अपना एग्जाम खुद कराते थे। दिल्ली डीपीएमटी, यूपी सीपीएमटी, ठीक है, राजस्थान आरपीएमटी, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपीपीएमटी। देखो यहाँ पे ऐसे डीपीएमटी होता था। यहाँ पे ध्यान रखो, डी से मतलब क्या? देखो किसको आप, डायरनल रिद्म साइकिल, डायरनल रिद्म साइकिल, ठीक है। और पी से हो गया हमारा पिगमेंटेशन, एम से हो गया मेटाबॉलिज्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और टी से क्या होगा? थर्मोरेगुलेशन। और एस से क्या होगा बताओ? स्लीप वेकअप साइकिल। क्या बोल सकते हो? स्लीप वेकअप साइकिल। ये सारे आपके काम इसमें फंक्शन आ गया। देखो डीपीएमटी से याद कर लीजिए किसको। देखो तो ये हो गया मेलेटोनिन और ये तो इसका हो गया वहां पे, ठीक है। 24 रिदम साइकिल आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम साइकिल। स्लीप वेकअप साइकिल होगा, देखो बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एम से यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है और क्या नाम है? मेटाबॉलिज्म है। टी से टेम्परेचर हो गया और डिफेंस सिस्टम। डी से क्या हो गया? मत देखो, डी से डिफेंस सिस्टम भी हो गया, है ना। क्या हो गया? डायरनल रिदम साइकिल और डिफेंस सिस्टम भी इसमें आ जाएगा। तो डीपीएमटी से याद कर लीजिएगा, पिनियल ग्लैंड पूरा आपको याद रहेगा। ठीक हो गया, समझ गए। अगला हमारे पास कौन सा? देखो थायराइड ग्लैंड। कौन सा? थायराइड ग्लैंड। इसमें देखो सामने इसका फिगर दिया भी गया है, देखो नोट कर लिया इसको, ठीक है। देखो कितने सारे हार्मोन हो जाएंगे तो याद रहेगा। तो आपको वहां पे ऑप्शन तो मिलेगा ही आपको। देखो जो ऊपर वाला दिया गया है, ऊपर वाला देखो पहले, ये देखो यहां पे वोकल कार्ड दिख रहा है आपको, ये वोकल कार्ड है। यहां पे थायराइड ग्लैंड आपको ऐसे दिख रहा है, एच शेप जैसा, और ये आपका ट्रैकिया हो गया, ठीक है। यहां देखो क्या है? ट्रैकिया। तो ये जो दिख रहा है ये वेंट्रल साइड पे जैसा है, ये वैसे दिख रहा है इससे सामने, ठीक है। और इसको आप पलट दो, इसको जब पलट दोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। देखो तो अगर वेंट्रल साइड बोलेंगे तो ये आपको थायराइड ग्लैंड दिखेगा, ठीक है, ट्रैकिया दिखेगी। और जो डॉर्सल साइड को पलट दोगे तो आपको यहां दिखेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे उसके डस्ट डॉर्सल साइड पे, ठीक है। चलो तो पहला वाला कौन सा था? वेंट्रल साइड। दूसरा वाला कौन सा था? डॉर्सल साइड। देखो आप पहले बता रहे हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, कहने 2 लोब से मिलकर बना होता है। कितने लोब होते हैं? देखो 2 लोब। ये देखो एक लोब इधर का, एक लोब इधर का। ये देखो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। इन दोनों लोब को आपस में जोड़ता कौन है? देखो इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोले? देखो यहाँ पे इस्थमस, ठीक है। तो इसको हम लोग इस्थमस की मदद से जोड़ देते हैं। तो 2 थायराइड ग्लैंड के लोब को जोड़ता कौन है? बताओ, क्या बताओगे? इस्थमस, ठीक है। और 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन जोड़ता था? क्या नाम क्या है उसका? क्या नाम है? बोलो। हाँ बोलो, नाम नहीं याद आ रहा है? कार्पस कैलोसम। हाँ कार्पस, कार्पस कैलोसम। इतनी देर बाद बोल रहे हो? कार्पस कैलोसम, ठीक है, कार्पस कैलोसम, ठीक है। देखो यहां पे कह रहे हैं कि द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, क्या देखो, फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अगर इसमें फॉलिकल होता है
और स्टोमल टिश्यू होते हैं। थायराइड ग्लैंड में दो बेसिकली पार्ट होंगे, एक फॉलिकल, दूसरा क्या है, स्टोमल टिश्यू। इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। तो कह रहे जो फॉलिकल होता है किसका बना होता है, देखो फॉलिकुलर सेल का। कह रहे इंक्लोजिंग ए कैविटी, इंक्लोजिंग ए कैविटी, और बीच में क्या होगा, इसके अंदर कैविटी होगी। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज, यहां देखो, मतलब ये कहना मतलब है कि जो थायराइड ग्लैंड होगा, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में बेसिकली कह रहे हैं इसमें दो पार्ट होगा, ठीक है। पहले बोल रहे हैं यहां पे फॉलिकल, क्या होगा देखो फॉलिकल। दूसरा कह रहे हैं स्ट्रोमल टिश्यू, इसको बोलेंगे स्ट्रोमल टिश्यू। देखो फॉलिकल में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके अंदर क्या होगा, देखो फॉलिकुलर सेल, क्या होगा फॉलिकुलर सेल। वही कह रहे हैं यहाँ पे ये कैविटी पाई जाती है, ऐसे इस टाइप से कैविटी होगी, और चारों तरफ से यहाँ पे सेल पाई जाती है, देखो ऐसे इस टाइप से, ठीक है। और बीच में क्या है, देखो यहाँ पे कैविटी, तो ये फॉलिकुलर सेल हो गया। फॉलिकल के अंदर क्या देखो फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल के अंदर क्या देखो यहाँ पे कैविटी पाई जाती है। देखो कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल क्लोजिंग कैविटी, इसमें एक कैविटी पाई जाती है। एंड दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन। ये जो फॉलिकुलर सेल है ये दो हार्मोन रिलीज करेंगे, कहाँ, इसी कैविटी में। कहाँ पे, इसी कैविटी में। तो जो हार्मोन होते हैं ये अपना सिक्रेशन कहाँ डालेंगे, इसी कैविटी में डालेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं दो हार्मोन निकालते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या समझ में आया, देखो थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट, फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू। फॉलिकल जो होता है बहुत सारे फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने होंगे। इस फॉलिकुलर सेल में देखोगे तो अंदर एक कैविटी पाई जाती है, और सारे जितने भी सेल होंगे ये सारा अपना सेक्रेशन जो है इसी कैविटी में रखते हैं। दो हार्मोन की बात करें, आप देखो एक बताया गया टेट्रा आयोडोथायरोनिन, दूसरा बताया गया यहाँ पे क्या, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो, T3 और T4, क्या होगा T3 और T4। तो यहाँ पे दो हार्मोन है, एक को बोलेंगे T3, दूसरा होता है T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो दो हार्मोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछो T3 या T4 कहाँ सिक्रीट होगा, बताओगे जो फॉलिकल होते हैं उसके जो कैविटी होते हैं वहां पे, और कौन निकालती है, फॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर सेल इसको रिलीज करने का, सिक्रेट और रिलीज करने का काम करती है। अब आगे देखो, हाँ, each thyroid follicle is composed of follicular cell including cavity. These follicular cells synthesize two hormone tetraiodothyronin, या इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन। जो T4 होता है वही थायरॉक्सिन है, जो T4 होता है वही क्या है, थायरॉक्सिन है। और दूसरा क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। नाम से क्लियर है, यहाँ पे आयोडीन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आयोडीन है, देखो 4 आयोडीन है, टेट्रा आयोडो लग गया। यहाँ कितने आयोडीन मालिक्यूल एटम है, क्या बताओगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ देखो। और थायरॉक्सिन कौन सा है, T4 वाला। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। कह रहे कि आयोडीन जरूरी होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, क्योंकि आयोडीन जो है रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो कह रहे अगर आयोडीन नहीं होगा तो हार्मोन भी नहीं बनेगा। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। यहाँ देखो, तो अगर कोई चीज हार्मोन कमी हो जाए उसको बोलेंगे लगाएंगे हाइपो, और बढ़ जाए तो लगाएंगे हाइपर। प्रॉब्लम किस में है, हाइपो की हाइपर में, दोनों में। यहाँ देखो यहाँ पे कह रहे हैं डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म, क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। एन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। तो सिंपल ग्वाइटर बीमारी कब होती है, हाइपोथायराइडिज्म के दौरान, ठीक। होता क्या एक्चुअली, देखो यहाँ पे ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक। और थायराइड ग्लैंड में देखो यहाँ पे जैसे आपने मान लो अपने घर में 4-5 नौकर रखे हुए हैं, रखेंगे ही आगे नहीं, देखो यहाँ पे, ठीक, 4-5 नौकर हैं। उसे क्या कहोगे कि ऐसा है, मेरी रोटी बना के लेके आओ, कहेगा ठीक है सर। एक नौकर गया, एक नौकर गया क्या बनाने, रोटी बनाने। देखो ये नौकर है, ठीक, ये गया रोटी बनाने। और रोटी बनाने जब जाएगा अंदर किचन में गया, ठीक, ये देखो
ये गया किचन में और फिर वापस लौट के आएगा, ठीक है। कहेगा सर रोटी नहीं बन सकती, बोले क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आटा नहीं है। कहेगा आटा नहीं है, कहेगा ऐसा है, जाकर रोटी बना के आओ। अरे सर आटा नहीं, कैसे रोटी बना दें, तुमसे काम दाम नहीं हो पाएगा, दूसरे एक भेजा नौकर को, जाओ रोटी बना के आओ। ठीक है सर, देख के आते हैं, बना के आते हैं। ये आया टहलते घूमते, कहेगा सर ऐसा है, रोटी नहीं बन सकती, क्यों, आटा नहीं है। कि तुम लोग नालायक हो, काम धाम नहीं करना होता। तीसरे बुलाया, इधर आओ रोटी बनाओ मेरे लिए। ये गया घूम के आया कि सर रोटी नहीं बन सकती, आटा नहीं है। अब क्या होगा, चारों नौकरों को बुलाया इसने, ठीक है, चारों नौकरों को बुलाया, इसको बुलाया चौथे वाले को, इधर आओ रोटी बनाओ मेरे लिए। फिर घूम के कर, सर आटा नहीं है। तुमको सबके सब नालायक हो, किसी काम का नहीं। हम दूसरे कल से नया रिक्रूटमेंट करेंगे और सारे नौकर लेके आएंगे। हमारा क्या कर रहा है, ये दूसरे नौकर को ज्वाइन कराएगा, और दूसरे नौकर को ज्वाइन कराएगा मतलब है इसी सेल को ग्रोथ कराएगा, इसी जो सेल है इसी ग्रोथ कराएगा इसी में। यानी कि कहेगा, इसको ऐसा लग रहा है कि नौकर कम है हमारे पास, नौकर हमारे पास कम है, जो नौकर है भी वो काम लायक नहीं है, नालायक। पास में कुछ इसके एवज में करता क्या है, ये यहां पे और नौकर की संख्या बढ़ाता जाता है। सोचे अब आयोडीन निकलेगा, और नौकर बढ़ा दिया, अब आयोडीन निकलेगा, और से बढ़ा दिया, और अब आयोडीन निकलेगा। इसके एवज में क्या होता है, ये सेल की ग्रोथ लगातार होती चली जाती है। ये फूल तगलाता है, ऐसे बोलते क्या, फूल आएगा, आयोडीन निकले, और थायरॉक्सिन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब भाई रोटी बनाने के लिए आटा तो चाहिए, और आटा है क्या यहाँ पे, आयोडीन। जहां पे आयोडीन ही नहीं है तो थायरॉक्सिन बनाओगे कैसे। बात में कुछ इसको लगता क्या है कि ये प्रॉब्लम ये है कि सेल के नंबर कम है, नौकर नहीं है काम करने वाले, इस वजह से सेल को लगातार बढ़ाता चला जाता है। तो क्या उससे कुछ मिलेगा, भाई नौकर कहीं से लेके आओ, आटा तो नहीं पड़ेगा, बिना आटा की रोटी कैसे बना देगा वो, नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसी वजह से ये ग्वाटर प्रॉब्लम होती है। पास में कुछ, तो इसको सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल ग्वाटर। खैर ये तो मैं बताया कि कैसे ये जो घेंगा रोग होता है, इसको बोलते हैं हिंदी क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। यहाँ देखो करें हाइपोथायराइडिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, करें ये तो नॉर्मल की बात करें, सिंपल ग्वाटर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं अगर प्रेगनेंसी हो तो उसमें क्या दिक्कत होगी। देखो हाइपोथायराइडिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काजेस क्या क्या दिक्कत, देखो डिफेक्टिव डेवलपमेंट। आजकल लोग बर्गर पिज्जा और पता नहीं क्या क्या तो खाते हैं, और क्या क्या आता है, कौन सा डॉग है एक मतलब खाने की भी चीजें लोगों ने कैसे कैसे नाम रखे हैं, कैसा, हॉट डॉग। यहाँ देखो जिसने भी नाम रखा होगा ना, समझ लो कैसा होगा वो, ठीक, नाम देखो और उसका अर्थ निकालो, आराम से खाना खाने बैठो, ठीक है। यू कैन इमेजिन दैट दिस इज, आई एम ईटिंग नथिंग एक्सेप्ट हॉट डॉग, ठीक। तो सोचो कैसा लगेगा आपको, हाँ बोलो क्या ना कुछ, मतलब ये कहने का है। तो उससे होता क्या है कि आयोडीन वहां से गायब हो जाती है। तो प्रेजेंट टाइम आप देखो, जो प्रेगनेंसी प्रेजेंट टाइम हो रहा है उसमें देखोगे तो बच्चे कहीं हाथ नहीं बन रहा है, किसी का पैर नहीं बन रहा है, किसी का पेट नहीं बन रहा है, सर नहीं बन रहा है। तो उसकी वजह कहीं कहीं यही है। पास में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में है ये, ठीक है। कहां चली गई, भावनाओं में बिगड़ गई है आयोडीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आयोडीन की बात कर। देखो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन आप यहां दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन कमी हो जाए, तो उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या दिक्कत है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चा होगा उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां देखो कह रहे कि मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, और अगर बच्चा प्रॉपरली उसके हाथ पैर बन भी गए उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, बच्चा बौना ही रह जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग किटनेस। एक पढ़ा था ये बच्चा मेंटली कमजोर होगा, ड्वार्फ भी होगा और मेंटली कमजोर भी होगा। पिट्यूटरी ड्वार्फिन से बिल्कुल अलग है ये, वहां पे आईक्यू लेवल नॉर्मल ही था, यहां इसका आईक्यू लेवल ही कम हो जाएगा, ठीक है। याद देखो, इससे कहोगे तुम हंस के दिखाओ तो रोने लगेगा। देखो यहाँ पे तो हम लोग बात करें इसको तो किडनीज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। आगे देखो यहाँ पे, इसके अलावा देखो क्या है, क्या क्या दिक्कत आती है, मेंटल रिटार्डेशन, और क्या हो जाएगा इसका मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। देखो तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। देखो मेंटल रिटार्डेशन, उसका आईक्यू लेवल काफी कम हो जाएगा। लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, चीजों को जल्दी समझ नहीं पाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, उससे बोलो 2+2 ऐड करो, कहेंगे ठीक अगले साल बता देंगे हम, ठीक इतनी जल्दी क्या है। देखो यहाँ पे तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लो इंटेलिजेंस
ठीक है। एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन होती है जैसे मेढक का, देखा है हाँ? उसी तरह खुरदरा होगा पूरा। कैसा होगा? खुरदरा होगा पूरा। 4-5 लाइनें खींच दो ऐसे नाखून से, पूरी धारियां लाइनें बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे मान लो तालाब के उधर जाइए जो तालाब सूख चुका हो। ठीक है, सूखने के बाद क्या हालत होती है उसकी, जो जमीनें होती है वहां पे मिट्टियां वो फट जाती है, देखा है? वही चीज है, जैसे समझ लो एबनॉर्मल स्किन। ठीक है, डीप म्यूटिस यानी वो गूंगा बहरा होगा, मतलब सर्वगुण संपन्न होगा, नहीं मतलब उसमें जो है गूंगा बहरा होगा, वो बोल नहीं सकता है, सुनाई भी नहीं देगा। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं, सारी इसमें क्वालिटी आएगी। खैर, ये क्यों आती है? अगर प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी हो जाए। ठीक, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे एडल्ट वुमेन। ठीक है, कह रहे हैं कि इन एडल्ट, तो हमने प्रेगनेंसी बताई क्या कंडीशन है, क्या आपने देखा उसमें कि एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ बच्चों में आईक्यू लेवल, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, किडनीज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एडल्ट वुमेन है, प्रेग्नेंट नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में कॉजेस क्या क्या, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर हो जाएगी, यानी कि मंथ में जैसे मान लो 28 दिन या 30 दिन में आते हैं, तो कोई 10 दिन बाद आए, कोई हफ्ते भर बाद आए, कोई 1 महीने बाद आए, कोई आए ना 3-3 4-4 महीने बाद आए। तो उसकी एक वजह, और भी बहुत सारी वजह, लेकिन एक वजह यहाँ पे ये भी है। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये तो सुना है ऊपर वाला, ऊपर जितना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, इसकी वजह क्या थी? हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो क्या दिक्कत आएगी, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो और ये कब हो सकता है? देखो ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, क्या हो जाए? कैंसर। देखो तो जाहिर सी बात है इसकी सेल के नंबर बढ़ जाएगी। ये देखो कैंसर हो गया, सेल के नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो ये देखो, और सेल के नंबर बढ़ गया तो क्या थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा क्या? जाहिर सी बात है थायरॉक्सिन हार्मोन भी ज्यादा निकलेगा। ये देखो, तो कह रहे हैं कि अगर मान लो इसमें कैंसर हो जाए तो इसमें ये ग्रोथ हार्मोन के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की साथ हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकलेगा, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाए तो जाहिर सी बात है इसमें जो इसके जो सेल होंगे क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, तो हार्मोन ज्यादा निकलेगा। अब हार्मोन जब ज्यादा निकलेगा तो इसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। देखिए क्या क्या दिक्कत होती है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल इन द थायराइड ग्लैंड। नोड्यूल मतलब यही होता है ट्यूमर सेल बन जाए, कैंसर सेल बन जाए, दैट इज ए नोड्यूल। The rate of synthesis secretion of the thyroid hormone in increases to abnormal high level leading to condition thyroid hormone जो है बढ़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म which adversely affect the body physiology, और पूरी बॉडी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। खैर ठीक है, और क्या क्या डिस्टर्ब करता है उसके बारे में देखो आगे बताया गया है। तो कम निकले तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा निकले तो भी प्रॉब्लम। पहला जो प्रॉब्लम बताया गया एक्सोथर्मिक ग्वाइटर। ये देखो एक्सोथर्मिक ग्वाइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। पहला देखो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कॉमन कि एक्सोथर्मिक ग्वाइटर क्यों होता है? हाइपोथायराइडिज्म से कि हाइपरथायराइडिज्म से? क्या बताओगे? हाइपरथायराइडिज्म पे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि ये बताइए कि हाँ किडनीज किससे होता है? बोलो किडनीज हाइपोथायराइडिज्म। क्या बता दें? हाइपोथायराइडिज्म। ठीक, देखो अब करें कैरेक्टराइज्ड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाए? देखो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हाँ थायराइड ग्लैंड इलाज कर जाएगा एंड प्रोट्रूजन्स ऑफ आई बॉल। ये देखो उसकी आई बॉल प्रोट्रूजन्स निकली हुई नजर आएगी। ठीक, आपने बहुत सारे देखा होगा पंसर, देखा इस देखा। और कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ ठीक है। इट्स लाइक दिस, आई बॉल प्रोट्रूज निकल आएगा बाहर तरफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग देखा होगा आपने। ठीक है, और ऐसा लगता है कि इसकी कंचे निकल के बाहर तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खेलना शुरू कर देंगे। नहीं देखो यहाँ पे दैट इज प्रोड्यूजन ऑफ आई बॉल, वो सब एक्सोथर्मिक ग्वाइटर के पेशेंट है। खैर देखो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, अवश्य जहां बैठेंगे अरे बहुत थक गए, 5 सीढ़ी चढ़ के आया हूं मैं, अरे यार बहुत थक गया हूं, मुझे बैठना तो कहीं जहाँ पे, वो थोड़ा सा 1-2 कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, और वो पूरा जो है उसी में पस्त हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो ये हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड वेट लॉस, और तो क्या होता है? वेट लॉस। यहां ध्यान रखना है वेट का लॉस होता है। ठीक है, वेट बढ़ता नहीं है,
वेट घटता है। याद रखो, आल्सो कॉल ग्रेव डिजीज। ये जो सिम्टम आपने पढ़े ना, ये सारे सिम्टम किस बीमारी के हैं? ग्रेव डिजीज के। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज पहली चीज ग्रेट है। क्या है? ग्रेट। ग्रेट मतलब ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या हो गया कि ये जब हार्मोन के ज्यादा निकलने से होता है। अब ये कम और ज्यादा खत्म हो गया। अब सवाल किसके ज्यादा होने से बताओगे? थायराइड हार्मोन की वजह से। किसके? थायराइड हार्मोन की वजह से ग्रेव डिजीज आता है। क्या क्या सिम्टम बताया देखो यहाँ पे। पहला क्या बताया? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायराइड ग्लैंड, ये वाला ये इनलार्ज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रोड्यूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज बीएमआर, हल्का चलेगा तो उसको सांसें फूलने लगती है। देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटी डिजीज की। आगे देखो, आप करेंगे यहाँ इसके अलावा क्या देखो, थायराइड हार्मोन्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर को रेगुलेट करने में काफी ज्यादा रोल होता है। दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट। अब करेंगे इससे काम कैसे करता है, ये आपने बीमारी पढ़ ली, इससे पहले वाला पढ़ लिया, ठीक। अब करेंगे दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। पूछा गया क्वेश्चन आ चुका है ये कि इसका रोल किसमें, क्या बताओगे? इरिथ्रोपोइसिस, यानी रेड ब्लड फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिस हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस कॉल्ड द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा देखो, थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब कहीं स्टोर होगा तो उसको डिसॉल्व कर देगा ग्लूकोज में, अगर नहीं होगा तो उसको फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया, इसके मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइज बैलेंस, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइज बैलेंस होता है इसको भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। दूसरी बात करें, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन, कहने की एक प्रोटीन हार्मोन निकलता है, ठीक है, उसको बोलते क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। क्या है? टीसीटी, ठीक है। इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? ब्लड कैल्शियम लेवल। आगे ऐड कर लो, बाय डिक्रीजिंग इट। कैसे बंद हो गया यार? इसको क्या करके? डिक्रीज करके। कैसे? क्या करके? डिक्रीज करके। तो इसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। आगे लिख लो इसमें, रेगुलेट द। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करता होगा ये? क्या करता होगा ये? क्या करेगा? इसको कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देगा। लिख लो आगे, बाय डिक्रीजिंग इट। समझ गया? तो टीसीटी कहां से निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से। और क्या करेगा ये? कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ठीक है। अब सवाल है कैल्शियम के लेवल किसको कम करेगा? जहां अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा तो क्या कर देगा? कम। मतलब क्या बताया हमने? सीधी सी बात यह है कि अगर कैल्शियम ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम और कम है तो भी प्रॉब्लम। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जानते ही होंगे, है ना। तो हमें कंट्रोल में हर चीज को यहां पे लेना चाहिए। अब सवाल ये कि बढ़ाता कौन है? अगर कैल्शियम के लेवल बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाओगे? आपको याद है पीछे हमने बताया था जब मसल कंट्रैक्शन बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कैल्शियम की वहां बताया था हमने कि कैल्शियम का जो स्टोर हाउस था, गोडाउन था, तो कौन था? साइटोप्लाज्मिक। और उसको निकालता कौन था? कैसे निकलता था ये? स्टिमुलस की बात करें, कैसे निकलता था? स्टाइलकोलिन, है ना। स्टाइलकोलिन निकलता था और वो जाके कहां था? सार्कोलेमा पे। और सार्कोलेमा में मैसेज आता है जिसके वजह से जो सार्कोलेमा रेटिकुलम उससे क्या निकलता था? अब ये कैल्शियम क्या करता था? कैल्शियम क्या करता था निकलने के बाद? सो गई? तो बताओ है? किसको? मास्किंग को हटाता। हाँ, मास्किंग हटाता था, बिल्कुल। कहां पे? ट्रोपोमाइसिन, बट ट्रोपोनिन पे, कुछ भी ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन को पे जो मास्किंग होता है उसको हटाता है, ट्रोपोमाइसिन के मास्किंग को नहीं हटाता है। तुम लोग घूम जाओ कैसे भी, देखो। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है? ये
कम करता है, ठीक है। लेकिन 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 जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके बड़े भाई साहब, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों भाई मिलके कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसको करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक। और सुनो, कल जो जितना मैंने अभी का पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आना आज का, ठीक है। आज का पहले करके आओ, फिर हम कल का काम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक वाला है